गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो सेशन में हम लोग एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन की ये एडजेक्टिव के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन वाला जो सेशन चल रहा है आज उसका ये लास्ट सीन। इसके पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव के साथ ऑफ, एडजेक्टिव के साथ टू, इनटू जैसे हम लोगों ने प्रीपोजिशन की यूजेस को देखा है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एडजेक्टिव के साथ और भी जो दूसरे जो प्रीपोजिशन बचे हुए हैं उनके यूजेस को देखेंगे। तो ये एडजेक्टिव सीरीज का आज ये लास्ट पार्ट है और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन की शुरुआत की कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एडजेक्टिव अपने साथ फोर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है एडजेक्टिव के तौर पर जो ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया वो है एंग्जियस। ठीक है ना। एंग्जियस का बहुत ज्यादा आपको तरह एंग्जियस के साथ कई तरह के प्रीपोजिशन लगते हैं। एंग्जियस फॉर भी होता है, एंग्जियस अबाउट भी होता है, एंग्जियस अपने साथ इन्फिनिटिव भी लेता है। ठीक है। तो एंग्जियस कई तरह के प्रीपोजिशंस लेने वाले ये एडजेक्टिव है। अभी हम लोग बात करेंगे एंग्जियस फॉर के बारे में। देखिए, अगर आप किसी चीज के बारे अगर आप एंग्जियस है तो आप उसके प्रति चिंतित रहते, वरिड रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग और भी तरह के चीजों को देखते हैं और भी कुछ एडजेक्टिव्स को देखते हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन फोर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एम्बिशन। चलिए एक हमारा एडजेक्टिव है एम्बिशस, फिर हम आते हैं डिजाइन्ड, फिर हमारा नेक्स्ट है डिस्टाइंड, इसके बाद हम आते हैं ईगर, नेक्स्ट आते हैं ग्रीडी। देखिए ये सभी वैसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम नॉर्मली प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो पहले इनके यूजेस को पहले समझा जाए, फिर हम आगे की ओर देखेंगे कि हमारे साथ आगे और कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम मतलब प्रीपोजिशन फोर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ और ले लेते हैं हम। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रैप्ड। ठीक है ना। इसका काफी इस्तेमाल होता है। चलिए तो एंग्सियस का हमने हिंदी जैसे कि अभी कहा कि एंग्सियस का हिंदी होता है चिंतित। चलिए एम्बिशन का, एम्बिशस का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी, अभिलाषी। आप इसको अभिलाषी समझिए। कोई व्यक्ति अभिलाषा रखता है किसी चीज का तो आप यहां समझिए अभिलाषी। डिजाइंड का मतलब होता है बना हुआ। चलिए डेस्टाइंड का मतलब होता है अगर कोई चीज के लिए आप डेस्टाइंड हैं, ठीक है ना, तो वो चीज पहले से ही तय हो गया है, पूर्व निर्धारित है वो। ठीक ना। अगर कोई चीज किसी चीज के लिए डेस्टाइंड है इसका मतलब है कि वो उसके लिए पूर्व निर्धारित है, चीज पहले से ही तय है। चलिए ईगर का मतलब उत्सुक, ग्रीडी का मतलब लालची, और स्ट्रैप्ड का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अगर स्ट्रैप्ड है यानी कि वो हमेशा पैसे के अभाव में रहता है। ठीक है ना। तो इसको हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, पैसे के अभाव में, अभाव में। ठीक है ना। चलिए कुछ और भी हमारे पास एडजेक्टिव्स है जिसके साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पुष्ट। कुछ और एडजेक्टिव को देख लिया जाए जिसके साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एक से ज्यादा प्रीपोजिशंस लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लाइएबल, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइएबल टू भी लेता है, लाइएबल के साथ हम फोर का भी प्रयोग करते हैं। और आवश्यक के लिए जो एडजेक्टिव्स हैं इसके चर्चा पहले भी की जा चुकी है कि आवश्यक के लिए हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं, नेसेसरी, एसेंशियल, वाइटल, इंडिस्पेंसेबल। ये टू के अतिरिक्त ये फोर का भी प्रयोग लेते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास और भी हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, एसेंशियल, नेसेसरी, ठीक है ना, वाइटल। ठीक है ना। ये तीन ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम टू के साथ साथ फोर का भी प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ आभारी के लिए जो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, जो आभारी, कृतज्ञ होता है, ठीक है ना, वैसे एडजेक्टिव भी अपने साथ टू और फोर दोनों लेते हैं। तो फिर हमारे पास वर्ड है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल कॉमन वर्ड है, चलिए हम इसी को पहले लेके चलते हैं। इसके साथ भी टू के साथ साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अब है टू है पर्सन के लिए, फोर है थिंग्स के लिए, ये थोड़ा सा इनके बीच का डिफरेंस होगा। चलिए हम आगे आते हैं एलिजिबल। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए एलिजिबल है तो एलिजिबल टू भी होता है, एलिजिबल फोर भी होता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट फोर, और हम फिर आते हैं रिमार्केबल, रिमार्केबल फोर। चलिए तो हमारे पास ये इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम मेनली फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जो फोर के अलावा और भी अन्य प्रीपोजिशंस लेते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए।
जो आपको ये बता रहा है कि ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के एडजेक्टिव्स हैं, कुछ खास किस्म के एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम आमतौर पर प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही एडजेक्टिव्स हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि हम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में आने वाले ये एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करते हैं। चलिए इनके थोड़ा सा अर्थ को समझ लिया जाए। पुष्ट का अर्थ होता है परेशान, अभाव के सेंस में कोई चीज का अभाव है इसलिए आप परेशान है। सेंटेंस से सारे बात क्लियर हो जाएंगे। लाइएबल का मतलब होता है जिम्मेदार, कानून की नजर में आप जिम्मेदार हैं किसी चीज के लिए। चलिए एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, इसका मतलब जरूरी, आवश्यक। आप चीजों को समझ रहे हैं। चलिए ग्रेटफुल और ग्रेटफुल का अर्थ क्या होता है? आभारी, कृतज्ञ। चलिए एलिजिबल का मतलब योग्य। एक्सीलेंट मतलब अच्छा, अच्छा शानदार कहिए। चलिए और रिमार्केबल का भी वही चीज है। रिमार्केबल का मतलब आप ऐसे समझिए कि वो फेमस है, इस सेंस में रिमार्केबल का प्रयोग होता है। रिमार्केबल प्लस फोर, देखिए हम हिंदी किसका दे रहे हैं कि ये अपने साथ फोर लेकर के क्या हिंदी बनाएंगे, ठीक है ना। तो रिमार्केबल का यूज से इसका हिंदी स्पष्ट हो जाएगा। अभी इसको यहीं पर स्टॉप किया जाए। चलिए अब सेंटेंस से इनके यूजेस को देखा जाए कि इनका यूज कैसे होता है। उस सेंटेंस को देखा जाए, इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए पहले इन वाक्यों को देखा जाए, उसके फिर बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए ये वाक्य क्या कह रहा है कि वे अपने बच्चों के प्रति चिंतित, कोई व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि वे अपने बच्चों के प्रति चिंतित। चिंतित के लिए भी हम लोगों ने एंग्सियस की पढ़ाई की है। चलिए हम लिख सकते हैं क्या, दे। चलिए वे लोग, आप समझ ले, ठीक है ना, हम इसको दे से दिखला रहे हैं, दे आर। चलिए चिंतित के लिए हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, एंग्सियस। दे आर एंग्सियस। अच्छा एंग्सियस अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, एंग्सियस अबाउट भी लेता है, एंग्सियस फोर भी लेता है, लेकिन चूंकि अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फोर के प्रति है, तो हम ये फोर की बात करेंगे। तो चलिए दे आर एंग्सियस फॉर देयर चिल्ड्रेन, दे आर एंग्सियस फॉर देयर चिल्ड्रेन। चलिए आगे देखा जाए, कर है कि भारत का सुपर पावर बनना तय है, यानी कि पहले से निर्धारित है कि आगे आने वाले सालों में भारत एक सुपर पावर होगा। कहने का सेंस यहाँ ये है। चलिए कैसे इसको लिखा जाएगा, इंडिया इज destined for becoming a सुपर पावर, बिकमिंग ए सुपर पावर। पूरा आप वाक्य देखने के बजाय आप इस पर नजर रखें, डेस्टाइंड फॉर पर। पूरा वाक्य पर नजर रखने के बजाय आप ये अगर इस पर अगर नजर रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी हो। मतलब डेस्टाइंड एक एडजेक्टिव है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं।
चलिए, वह यह किताब बच्चों के लिए बनी हुई है, हमें डिजाइंड का यूज करके बनाना है। हम इसको कैसे लिखेंगे? दिस बुक इज डिजाइंड फॉर द किड्स। दिस बुक इज डिजाइंड फॉर द। चलिए, योग अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, कैसे लिखेंगे इसको? चलिए इसको बनाते हैं। यहां पर योगा इज एसेंशियल फॉर, योगा इज एसेंशियल फॉर, हाँ यहाँ पर टू का भी यूज संभव है, मतलब एसेंशियल एक एडजेक्टिव है जिसके साथ हम फॉर के साथ साथ हम टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रीपोजिशन लेने वाले एडजेक्टिव है। चलिए, योगा इज एसेंशियल फॉर, चलिए गुड हेल्थ, जैसा हिंदी है वैसा वाक्य आपका बन गया। चलिए, क्या है? वह पैसों की तंगी में है, ठीक है ना। स्ट्रैप्ड का इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छा वर्ड है स्ट्रैप्ड, ठीक है ना। हम कैसे लिख सकते हैं? ही इज स्ट्रैप्ड फॉर, ही इज स्ट्रैप्ड फॉर मनी, ठीक है ना, वह पैसे की तंगी में है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है एडजेक्टिव्स जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखा जाए जिससे कि आपको एडजेक्टिव प्लस फॉर का प्रयोग बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए कुछ और देखा जाए एग्जाम्पल। इज ग्रीडी फॉर पावर, इसका मतलब क्या है कि वो उसको पावर चाहिए, उसको शक्ति चाहिए और वो शक्ति के प्रति लालची है, मतलब वो शक्ति की लालसा रखता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य। चलिए ये वाक्य क्या कह रहा है कि दे आर एम्बिशियस फॉर देयर चिल्ड्रन। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि वो अपने बच्चों के प्रति अभिलाषी है। इसका मतलब ये रहा कि वो अपने बच्चों को सफल होना देखना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हो। एम्बिशन फॉर का, एम्बिशियस फॉर का यहाँ अर्थ ये है, ठीक है ना। दे आर एम्बिशियस फॉर देयर चिल्ड्रन, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वो अपने बच्चों के प्रति अभिलाषी है। शुद्ध हिंदी तो ये निकला, लेकिन अगर इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वे अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। अगर इसका हिंदी लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? चलिए हम और भी वाक्य देखते हैं बेहतर समझने के लिए। ही इज पुस्ट फॉर मनी, ही इज पुस्ट फॉर मनी, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए देखते हैं। ही इज पुस्ट फॉर मनी, इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे को लेकर के वो परेशान है, ठीक है ना। पुस्ट फॉर का मतलब होता है परेशान, है ना, अभाव के सेंस में, मतलब उसके पास पैसे नहीं है और इसलिए वो परेशान है। ही इज पुस्ट फॉर मनी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम लोग पढ़ाई ये कर रहे हैं कि ये सभी के सभी एडजेक्टिव होंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा। एक और वाक्य देखा जाए एक्सीलेंट को बेहतर समझने के लिए। हमें एक्सीलेंट फॉर समझना है, एक्सीलेंट नहीं समझना, एक्सीलेंट फॉर समझना है। चलिए आप ये वाक्य देखिए और इसका क्या हिंदी निकलेगा। सब गेम्स आर एक्सीलेंट फॉर द ब्रेन फंक्शंस, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो कि ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, जैसे कि शतरंज का खेल। अगर आप शतरंज खेलते हैं तो आपका ब्रेन का फंक्शंस और डेवलप होता है और आगे की ओर बढ़ता है, मतलब आपके ब्रेन फंक्शंस के लिए कुछ खेल काफी अच्छे होते हैं। चलिए देखते हैं हिज।
चलिए, ये क्या वाक्य कह रहा है क्या? हिज पोएट्री इज रिमार्केबल फॉर इट्स क्लैरिटी। इसका मतलब है कि उसकी कविता किसके लिए जानी जाती है, ठीक है ना? क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए, मतलब उसके जो पोएट्री है ना, एकदम स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, एकदम इजी है और वो कॉम्प्रिहेंसिबल है ना, समझ में आ जाएगा। तो रिमार्केबल फॉर का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी चीज के लिए रिमार्केबल फॉर है तो उसके लिए वो चीज जाना जाता है। यहाँ जानने के सेंस में हमने रिमार्केबल फॉर का यूज किया है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है जिसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब हम कुछ और बात को आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट जो अब होने वाला है, ये सभी के सभी एडजेक्टिव्स होंगे जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन अथवा अपॉन का प्रयोग करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो ये टॉपिक होगा कि अब हम बात करेंगे वैसे एडजेक्टिव्स की जिसके साथ हम ऑन अथवा अपॉन का प्रयोग करेंगे। इनकी संख्या के लिमिटेड नंबर में है, ठीक है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम ऑन अथवा अपॉन मतलब दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। देखा जाए कि ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है डिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप उस पर आश्रित हैं, पहले आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। और डिपेंडेंट के साथ जो प्रीपोजिशन का जो यूज होगा वो होगा ऑन अथवा अपॉन, मतलब हम दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, निर्भर, आश्रित के लिए हमारे पास वर्ड है डिपेंडेंट, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? देखिए, अब डिपेंडेंट ऑन अथवा अपॉन लेगा, लेकिन इसका जो अपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका अपोजिट होगा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। मतलब कि ये व्यक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट के साथ जो प्रीपोजिशन का जो यूज होगा वो होगा ऑफ। चलिए, देखिए, डिपेंडेंट का एंड तो इंडिपेंडेंट, लेकिन सेम प्रीपोजिशन नहीं। डिपेंडेंट ऑन, हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? डिपेंडेंट ऑन अथवा अपॉन। हम डिपेंडेंट के साथ क्या यूज करेंगे? ऑन अथवा अपॉन। जबकि इंडिपेंडेंट जो इसका अपोजिट है, इंडिपेंडेंट इसका जो अपोजिट है, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है? ऑफ। तो ऐसा है कि किसी वर्ड का एंटो, जैसे कि ये डिपेंडेंट का एंटो हुआ इंडिपेंडेंट, सेम प्रीपोजिशन ले सकता है या प्रीपोजिशन वो बदल भी सकता है। जैसे यहां तो हम देख रहे हैं कि अपोजिट तो है लेकिन प्रीपोजिशन बदला हुआ है, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर हम हमें कहना है, चलिए, वो अपने परिवार से स्वतंत्र है, मतलब अपना कमाता है, अपना खाता है और परिवार से ज्यादा मतलब नहीं रखता है। हमको ऐसा कहना है, कैसे लिखेंगे इसको? ही इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ऑफ हिज फैमिली। ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार से स्वतंत्र है। चलिए, अगर हमें कहना है कि वो अपने परिवार पर निर्भर है चीजों के लिए, अगर इसको अगर डिपेंडेंट से बनाते तो कैसे बनता? ही इज डिपेंडेंट ऑन अथवा अपॉन, हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ऑन हिज फैमिली। तो चलिए, कुछ और भी एडजेक्टिव्स देखा जाए जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का अथवा अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो एक तो डिपेंडेंट रहा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्या है? रिलायंट। देखिए, रिलायंट का भी अर्थ होता है निर्भर। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर रिलायंट है तो उस पर वो निर्भर करता है। इसी तरह से एक वर्ड है, देखिए, निर्भर के लिए दो अच्छे वर्ड है, डिपेंडेंट और रिलायंट, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा वर्ड है इनकम्बेंट, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इनकम्बेंट ऑन अथवा अपॉन, आप ऐसे समझ, ठीक है ना। तो इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? जरूरी, आवश्यक। चलिए, इसका भी अर्थ होता है निर्भर। रिलायंस, रिलायंट का मतलब होता है निर्भर, और इनकम्बेंट का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, ठीक है ना। जैसे आप इसे एक सेंटेंस से समझे, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इनकम्बेंट ऑन अथवा अपॉन में। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करेंगे।
इसको पहले समझा जाए। कह रहे क्या, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द वाइस प्रेसिडेंट। इसका हिंदी क्या निकलेगा, यह उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक है, जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए, इसको ध्यान से देखा जाए। इट इज इनकम्बेंट अपॉन द वाइस प्रेसिडेंट, ये उपराष्ट्रपति के लिए जरूरी है क्या करना, टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, कि वह देश के कामकाज को देखे, देश के कामकाज को चलाए, ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में। तो ये इस तरह से इनकम्बेंट अपॉन अथवा इनकम्बेंट ऑन का यूज होता है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके बढ़ते हैं, कुछ और भी एडजेक्टिव्स देखते हैं जिसके साथ हम ऑन अथवा अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक बहुत अच्छा एडजेक्टिव्स है, सॉरी एडजेक्टिव है जिसके साथ हम ऑन अथवा अपॉन का इस्तेमाल करते हैं, और वो एडजेक्टिव है बेंट। देखिए बहुत बढ़िया है, और इसका यूज तो आप मैक्सिमम बार देखिएगा, ठीक है ना, बेंट ऑन अथवा अपॉन। इसका मतलब क्या होता है ना, कि किसी चीज को करने के प्रति आमादा हो जाना, मतलब आप एकदम अड़ गए हैं कि हम इसको करेंगे और कुछ गलत करेंगे, ठीक है ना, अड़ जाना, आमादा हो जाना कोई काम करने के प्रति। तो इसका मतलब अगर सिंपल अगर हिंदी लिखें तो आमादा, या अथवा आमादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं, अड़ा हुआ, या एक तरह से तुल जाना उस कार्य को करने के लिए। चलिए जैसे आप इस वाक्य को देखिए तो, चलिए ये आपको पूरी तरह से बेंट ऑन का यूज समझ में आ जाएगा। चलिए इज बेंट ऑन, ठीक है ना, मेकिंग हिज ब्रदर्स लाइफ मिजरेबल। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है कि वो अड़ गया है, तुल गया है, एकदम आमादा हो गया है कि वो अपने भाई के जीवन को कष्ट में बना देगा, अपने भाई के जीवन को कष्ट में बनाने के प्रति वो अब एकदम आमादा हो गया है, वो चाहता है कि उसका भाई का जीवन कष्ट में हो। तो चलिए मिजरेबल का एक हम लोग अर्थ समझते हैं, अगर कोई चीज अगर मिजरेबल है तो वो कष्टों से भरा हुआ है। तो बेंटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एडजेक्टिव है जो कि आपको प्रीवियस ईयर के सेट में मिल जाएंगे, और ये आपको बार बार आपको लैंग्वेज में आपको ये दिखाई देंगे। चलिए हम कुछ और एडजेक्टिव्स की बात करते हैं जिसके साथ हम ऑन अथवा अपॉन का प्रयोग करते हैं। उसमें दो तीन एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। इजी, सिवियर और हार्ड, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई काम करने में आप, इजी का मतलब आसान पैसे होता है, लेकिन हम पढ़ाई क्या करेंगे, इजी ऑन का अर्थ क्या निकलेगा, हमें ऑन प्लस करके ना हिंदी लेके चलना है ना, हमें ऑन के साथ इसका हिंदी बोलना है। तो चलिए इजी ऑन का मतलब नरम, आपको किसी को सजा देने में, किसी का आलोचना करने में आप नरम है, मतलब नरम का मतलब किस सेंस में, तो सजा देने अथवा आलोचना करने में, मतलब क्या बहुत कठोर नहीं है, आप किसी का सजा देने में या किसी का आलोचना करने में थोड़ा आप नरम ही बरतते हैं। चलिए सीवियर और हार्ड दोनों का एक ही मतलब होगा, मतलब कठोर, कठोर किस सेंस में, सजा देने में या किसी की आलोचना करने में। चलिए अब देखा जाए इसके यूज को सेंटेंस के थ्रू, जैसे कि आप ये वाक्य देखिए, द पुलिस आर इजी ऑन ना फीमेल ऑफेंडर्स, फीमेल ऑफेंडर्स। चलिए अब देखिए आप पहले इसको समझने की कोशिश, जो महिला अपराधी हैं, ठीक है ना, पुलिस उनके प्रति क्या होता है, थोड़ा सा नरमी से पेश आता है, ठीक ना, ये वाक्य ऐसा कर रहा है, रियलिटी से हमें कोई मतलब नहीं है। जो पुलिस है वो महिला अपराधियों के प्रति क्या होती है, थोड़ा सा नरम होती है उनको सजा देने में। तो चलिए ऑफेंडर का मतलब यहाँ आप समझिए गलत करने वाला, ठीक है ना, एक तरह से अपराधी। चलिए इसी तरह से हम क्या बना सकते हैं, आप इस वाक्य को देखिए, द पुलिस वर हार्ड ऑन डिमोन्स्ट्रेटर्स। इसका क्या हिंदी निकलेगा, इसका हिंदी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, कि जो पुलिस थे वो प्रदर्शनकारियों के प्रति काफी सख्त थे, यानी कि उनको एक जबरदस्त उनको एक पनिशमेंट दिया गया। तो ठीक है ना, डिमोन्स्ट्रेटर, यदि डिमोन्स्ट्रेटर कोई है तो प्रदर्शन करता है, प्रदर्शनकारी।
तो अगर आप किसी के प्रति हार्ड हैं, सिवियर हैं, इसका मतलब है कि आप उसके प्रति कठोर हैं। और अगर आप किसी के प्रति अगर आप इजी हैं, मतलब आप उसके प्रति नरम हैं। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और वह है कीन ऑन। ये आपको ना बार बार आपको सेटों में मिलेंगे कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है ना, उत्सुक। चलिए, कीन ऑन का मतलब क्या होता है, उत्सुक। जैसे कि देखिए, हम भारतीय क्या है, किस खेल के प्रति ज्यादा उत्सुकता दिखलाते हैं, तो वह है क्रिकेट, ठीक है ना। हम कैसे लिख सकते हैं, वी आर कीन ऑन, वी आर कीन ऑन क्रिकेट, वी आर कीन ऑन क्रिकेट, ठीक है ना। हम लोग क्रिकेट के प्रति ज्यादा उत्सुकता रखते हैं। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम ऑन अथवा अपॉन का प्रयोग करेंगे। चलिए, बात को आगे की ओर लेके चलते हैं। अब हम लोग कुछ इस तरह के एडजेक्टिव्स को देखेंगे जो कि अपने साथ फ्रॉम लेते हैं, और इनकी थोड़ी सी संख्या, इनकी बहुत ज्यादा संख्या नहीं। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा इसको देखा जाए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपको बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए, डिस्टेंट मतलब दूर होता है, लेकिन हम हिंदी किसका बोल रहे हैं, डिस्टेंट प्लस फ्रॉम का हिंदी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिनके साथ हम प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो इनका हिंदी हम किस तरह से बोलेंगे, डिस्टेंट प्लस फ्रॉम लगाकर ना हिंदी बोलेंगे। तो देखिए, डिस्टेंट, डिस्टिंक्ट और रिमोट, इन तीनों का हिंदी अगर यहां से यहां तक का अगर हम बात करें तो इतना तक का हिंदी होता है भिन्न अथवा अलग। कोई चीज किसी चीज से भिन्न है तो उससे वो रिमोट है, कोई चीज किसी चीज से अलग है तो उससे वो रिमोट है। तो भिन्न अथवा अलग को हम किस चीज से बना सकते हैं, डिस्टेंट फ्रॉम से, डिस्टिंक्ट फ्रॉम से, अथवा रिमोट फ्रॉम से। तीनों का हिंदी एक ही है, ठीक है ना। चलिए, फ्री का मतलब मुक्त, आप ऐसे समझिए, कोई चीज किसी चीज से फ्री है तो मुक्त है। सेफ का मतलब सुरक्षित, ये आप सभी जानते हैं। चलिए, देखा जाए, इम्यून का भी मतलब होता है मुक्त, आप किसी चीज से मुक्त हैं तो आप उससे इम्यून हैं। और डिसेंडेड का मतलब आप समझिए वंशज, ठीक है ना, आप किसी के वंशज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए, एक उदाहरण से इनको समझा जाए। पहले हम लोग पहले समझते हैं डिस्टेंट, डिस्टिंक्ट अथवा रिमोट का यूज। चलिए, क्या कहा गया है, देश की आर्थिक स्थिति, ठीक है ना, सरकार के दावों से पूरी तरह भिन्न है। यानी कि सरकार का दावा कुछ और है, और लेकिन देश की आर्थिक स्थिति कुछ और है। चलिए, अब हम इसे बना सकते हैं डिस्टेंट से, डिस्टिंक्ट से और रिमोट से। चलिए, रिमोट का यूज करके इस सेंटेंस को बनाया जाए। देश की आर्थिक स्थिति, चलिए कैसे लिखेंगे, द इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द इकोनॉमिक कंडीशन, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज रिमोट फ्रॉम। अब ये रिमोट तो एडजेक्टिव होगा, यहाँ रिमोट वो चलाने वाला रिमोट नहीं है, वो तो नाउन है। जो रिमोट मशीन है, जो हम लोग के हाथ में जो रिमोट मशीन होता है ना, वो तो नाउन है। यहाँ रिमोट जो है ना वो एडजेक्टिव है। रिमोट का मतलब देखिए, रिमोट का अर्थ होता है दूर, पहले आप ऐसे समझे।
रिमोट जो चीज होता है ना, इसका अर्थ होता है दूर, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रिमोट फ्रॉम के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसका हिंदी और इसके हिंदी में ना अंतर है। हम फ्रॉम लगा करके देखेंगे तो रिमोट का क्या हिंदी निकलेगा ये हमें जानना है। हमें केवल रिमोट का हिंदी नहीं जानना है, हमें जानना है रिमोट प्लस फ्रॉम का हिंदी जानना है। ठीक है, चलिए कैसे लिखेंगे, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज रिमोट फ्रॉम द क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, जो सरकार के दावे हैं, सरकार जो दावा करती है उससे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है। चलिए ये तो हो गया रिमोट का यूज, रिमोट फ्रॉम का यूज। हम आगे एक दो और एग्जांपल लेकर के बाकी चीजों को समझते हैं। चलिए डार्विन ने क्या कंक्लूड किया, क्या निष्कर्ष निकाला कि जो मेन है ये एप्स के वंशज है। नहीं, ये जो मेन है, जो लोग हैं, ये किसके वंशज है, ये लंगूर या बंदर के वंशज है। ठीक है ना, अगर आप किसी के डिसेंडेंट हैं तो आप उसके वंशज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका फ्रेज है, आप ऐसे समझ। बी डिसेंडेड फ्रॉम का मतलब होता है किसी का वंशज होना। तो डार्विन ने क्या बताया कि जो मानव है ये बंदर के वंशज है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसमें से कोई एक एग्जांपल लेकर के इम्यून को समझ सकते हैं। चलिए इम्यून को समझा जाए। चलिए यू कांट बी, इसको कैसे हम एक सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं। यू कांट बी इम्यून फ्रॉम, यू कांट बी इम्यून फ्रॉम पनिशमेंट। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि आप सजा से मुक्त नहीं हो सकते हैं, मतलब आपको सजा जरूर मिलेगी। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें कि हम लोगों ने एडजेक्टिव प्लस फ्रॉम सीखा। तो आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही रहा। हमने पूरा एडजेक्टिव सेशन आज कंप्लीट कर लिया। एडजेक्टिव सेशन में हम लोगों ने क्या देखा है, एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, इन और इनटू का प्रयोग। चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, एडजेक्टिव के साथ फ्रॉम का प्रयोग, एडजेक्टिव के साथ अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा था एडजेक्टिव के साथ ऑन अथवा अपॉन का प्रयोग। तो हमारा ये पूरा सीरीज कंप्लीट हुआ। अब हम आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हम पाएंगे एडजेक्टिव, नाउन और प्लस वर्ब के साथ प्रैक्टिसेशन। प्रैक्टिसेशन देखिए, अगर इनको दिमाग में रखना है तो केवल ऐसे पढ़ने से आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, आपको इस पर ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने होंगे। आप सवाल बनाएंगे तो कुछ आपको नए किस्म के भी, कुछ नए प्रकार के भी आपको वर्ड्स मिलेंगे। आप उन प्रैक्टिस सेशन के थ्रू सीखिएगा कि इनके साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है। तो बहुत सारी चीज जो है ना, नए नए चीज आपको प्रैक्टिस सेशन में उभर कर सामने आएंगे। तो बच्चों वो आपको जल्दी ही प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप इसके लिए एकदम बेफिक्र रहें। बस आप केवल पढ़ें, प्रैक्टिस सेशन के बारे में आप कोई बात ना सोचे। आपको मतलब जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्द आपको प्रैक्टिस सेशन का वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।